लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग मई का मंथ कवर करेंगे। मई का मंथ नेशनल वाइज और इंटरनेशनल वाइज हम लोग तमाम उसकी अपडेट्स देखेंगे। हिस्ट्री विद नादिया के साथ कनेक्टेड रहने से आप लोगों को 2025 का वर्ल्ड इन व्यू अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के नेशनल न्यूज़ कौन सी हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स कौन कौन सी हो चुकी हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड कौन सा चल रहा है, की पॉलिटिकल इवेंट्स कौन कौन से हैं, मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स और रेजोल्यूशन कहाँ कहाँ पे और कैसे हो रही हैं, स्पोर्ट्स और कल्चरल हाइलाइट्स कैसे हैं और किस तरह से हम लोग ये तमाम चीज़ें इसी अपने लेक्चर में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पाकिस्तान की नेशनल हाइलाइट्स कौन कौन सी हैं मई के मंथ में। पॉलिटिकल अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सेनेट की डिबेट्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात होती है, पीएम एड्रेस करते हैं नेशनल असम्बली को किस बात के ऊपर कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरह से हमारे मुल्क में आ सकती है। उसके बाद इकोनॉमिक अगर एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करें तो रुपी की स्टेबलाइजेशन के ऊपर बात होती है कि रुपी को हम लोग किस तरह से सस्टेन कर सकते हैं, उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। रेमिटेंसेस को हम लोगों ने 7% तक बढ़ाना है एज़ कम्पेयर टू अप्रैल के मंथ में। अप्रैल के मंथ के मुकाबले में रेमिटेंसेस को मई के मंथ में हम लोगों ने 7% इंक्रीज़ करना है। अगर हम लोग पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में सिक्योरिटी की सिचुएशन देखें तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन हुआ केपी में, बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है ना वो इंटेंसीफाई हो जाती है, टीटीपी हाइड आउट्स डिसमेंटल की जाती हैं। अगर सोशल एस्पेक्ट की बात करूं तो उसमें नेशनल सेंसस रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उस सेंसस के मुताबिक हम लोग सोशल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की हाइलाइट्स में कुछ पॉलिटिकल, कुछ इकोनॉमिक, कुछ सिक्योरिटी और कुछ सोशल यही चेंजेस आती रही हैं। याद रखिएगा अप्रैल का वो मंथ था जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक होता है। उसके बाद से बॉर्डर क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ टेंशन होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर के कुछ इश्यूज़ की वजह से वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो भी अफ़गान के नेशनल्स थे पाकिस्तान के अंदर उनको फिर वापस भेजा गया है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। कॉन्टीन्यूसली टेंशन कहाँ कहाँ से पाकिस्तान को रही है, अफ़गानिस्तान बॉर्डर से रही है, इंडिया के बॉर्डर से रही है, फिर चाइना ने उसको मीडिएट करने की कोशिश की है और उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यूएसए ने उसमें अपना रोल प्ले करके इंडिया और पाकिस्तान को ऑल आउट वॉर से बचाया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग की इवेंट्स देखते हैं कि किस तरह से ग्रीन पाकिस्तान का एक जो होता है ना ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है ना वो शुरू की गई। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है ना उन्होंने इंटरनेशनल रोबोटिक कंपटीशन जो है ना वो विन किया है। पाकिस्तान आउटेज एड्रेस करता है कि किस तरह से पब्लिक प्रोटेस्ट जो है ना वो सिंध में हम लोग उनको एड्रेस करेंगे। जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड या जो भी पावर आउटेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे ना उसको हम लोग किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है कि किस तरह से अकाउंटेबिलिटी लॉ पास किया जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल हेडलाइंस को अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोग देखते हैं कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना उसमें हीटअप आना शुरू हो जाता है। ट्रंप और न्यूसम की डिबेट होना शुरू हो जाती हैं। यूरोप में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फ्रांस प्रोटेस्ट करता है कि पेंशन की रिफॉर्म्स की जाएँ, ईयू इमिग्रेशन किया जाए और ये इमिग्रेशन पैक्ट साइन होगा किन किन के दरमियान होगा, यूरोपियन कंट्रीज़ के दरमियान में होगा। ठीक है, फ्रांस प्रोटेस्ट करता है कि पेंशन से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स है ना उनको हल किया जाए। इंडिया इसमें हम लोग देखते हैं कि नेशनल इलेक्शंस होते हैं, उनको कंक्लूड करना, बीजेपी विन करती है, थर्ड कंसेक्टिव टर्म में आ जाती है बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है जिसके लीडर हम लोग मोदी सरकार को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मिडल ईस्ट में क्या क्या हुआ है। सीज फायर टास्क होती रही हैं इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान में। इनको किसने मीडिएट किया है? कतर ने मीडिएट किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो इसराइल और जो कन्फ्लिक्ट हम लोग गज़ा में देखते हैं ये कब से स्टार्ट हुआ था? 7 अक्टूबर 2023 को ये जो है ना स्टार्ट होता है, ये जंग स्टार्ट होती है और अब तक चल रही है। इसमें हम लोग मिडल ईस्ट के डिफरेंट कंट्रीज़ को देखते हैं कि वो किस तरह से इसकी लपेट में आई हैं। ईरान का हम लोग देखते हैं, यमन हूथीज़ उनका जो प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान का वो हम लोग देखते हैं, यमनीज़
जो है ना इसमें टेक पार्ट करते हैं, और किस तरह से ना हम लोग देखते हैं कि एक मिडल ईस्ट में जो ईरान का जो जो भी प्रॉक्सी ग्रुप्स थे या उसका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस था ना, वो किस तरह से ख़त्म होना शुरू हो गया है। ठीक है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को मतलब पूरे तरीके से डिसमेंटल कर दिया गया है, और ईरान के ऊपर हम लोग देखते हैं कि उसके जो भी डिफेंस से रिलेटेड या जो भी उसके न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो भी उसकी जगहें थी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और रेजोल्यूशन कहाँ कहाँ पे हुई हैं। यूक्रेन रशिया वॉर एंटर होता है अपनी न्यू फेज़ के अंदर, मेजर ड्रोन स्ट्राइक्स रिपोर्ट की जाती हैं। आर्मीनिया और अज़रबैजान एग्री कर जाते हैं कि किस तरह से बॉर्डर डिमार्केशन होगी, और इसको सुपरवाइज कौन करेगा? यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन जो भी होंगे वो इसको क्या करेंगे? सुपरवाइज करते रहेंगे। आर्मीनिया और अज़रबैजान का जो भी क्राइसिस है या जो भी बॉर्डर की उनकी डिमार्केशन होगी। चाइना कंडक्ट करता है कि किस तरह से हम लोग नेवल ड्रिल्स करेंगे, किन के कहाँ पे करेंगे? ताइवान के करीब करेंगे। G7 एक्सप्रेस करते हैं अपने बहुत सारे कंसर्न्स के वहाँ पे चाइना कोई भी नेवल ड्रिल्स नहीं कर सकता। ठीक है, ताइवान का याद रखिएगा कि ये चाइना जो ताइवान कंट्री है ना, ठीक है, ताइवान के ऊपर यूएसए का भी वो है, ठीक है, वो भी अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है, और चाइना कहता है कि ये मेरा हिस्सा है। ठीक है, क्यों ताइवान को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है? ताइवान एक तो मतलब वर्ल्ड वाइड अप टू 60% हम लोग देखते हैं कि जो भी ये जो कंप्यूटर में लगाने वाली चिप्स हैं, ठीक है, वो वहाँ पे बनती हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया के अंदर ये प्रोसेसर की, चिप बनाने की, वो चिप इंडस्ट्री कहाँ पे है? ताइवान के अंदर है। तो मेजर जो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट यूएसए और चाइना के दरमियान में रिलेटेड ताइवान कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं ना, ठीक है, वो इसी के पर्सपेक्टिव में है कि जो चिप इंडस्ट्री हो ना वो किसके अंडर होनी चाहिए। स्पेसिफिकली तो हम लोग देखते हैं कि चाइना की वहाँ पे गवर्नमेंट है, लेकिन यूएसए भी अपनी टांग अड़ाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सूडान की मिलिट्री फैक्शन होती है, वो अग्री कर जाते हैं कि किस तरह से ह्यूमैनिटेरियन एड का एक ट्रूस साइन किया जाएगा, और हम लोग उसको किस तरह से फिर नेक्स्ट अच्छे से चलाएंगे। ठीक है, लिमिटेड ट्रूस साइन किया जाता है ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग ऑयल का प्राइस देखते हैं कि 91 बैरल पर डॉलर मिडल ईस्ट टेंशन की वजह से ये हो गया है। स्टॉक मार्केट में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एशिया और यूरोप मिक्स्ड परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मेंटेन करता है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 21% रहेगा। IMF वार्न करता है कि किस तरह से ग्लोबल इन्फ्लेशन का प्रेशर है, और वो किस बेसिस के ऊपर है कि हम लोग एक वॉर लाइक सिचुएशन देख रहे हैं। गज़ा इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, इंडो पाक का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना और यूएसए के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मतलब ऑल आउट हम लोग ऑल आउट वॉर लाइक सिचुएशन देखते हैं ना, इसी वजह से हम लोग ग्लोबल इन्फ्लेशन का एक प्रेशर देखते हैं थ्रू आउट होल वर्ल्ड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल समिट्स और विजिट्स कौन कौन से और किसने किस मुल्क का विजिट किया है। SCO समिट होता है कज़ाकिस्तान में। पाकिस्तान और चाइना रीअफर्म करते हैं कि हम लोग CPEC की कमिटमेंट किस तरह से पूरी करेंगे और कैसे करेंगे। G7 समिट होता है रोम के अंदर, ठीक है, इनका मेनली फोकस किस बात के ऊपर होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन में और क्लाइमेट चेंज के ऊपर होना। ईरान के प्रेसिडेंट विजिट करते हैं तुर्की को, और इसमें वो किस बात के ऊपर मेनली फोकस करते हैं कि हम लोग एनर्जी की कॉपरेशन कैसे करेंगे, दोनों मुल्क कैसे एनर्जी के कॉपरेशन को बूस्ट अप करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पोर्ट्स और कल्चर का। पाकिस्तान T20 सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जीत जाता है, ठीक है। केन्स फिल्म फेस्टिवल होता है 2025, जो पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म विन करती है बेस्ट डेब्यूट का अवार्ड, ठीक है। IPL 2025 का फाइनल होता है, चेन्नई सुपर किंग्स जो है ना वो ट्रॉफ़ी ले जाते हैं। ग्लोबल इस्लामिक आर्ट एक्सपो कहाँ पे हेल्ड किया जाता है? दोहा के अंदर। अच्छा, हम लोग अगर इस पूरे मंथ की समरी को डिस्कस करें तो उसमें हम लोगों ने किन चीज़ों के ऊपर मेनली फोकस किया है? पॉलिटिकल शिफ्ट हम लोग ने देखा, एक इकोनॉमिक प्रेशर देखा है ना, इसी वजह से तो मैंने पीछे बात की है कि एक ग्लोबल एक इन्फ्लेशन प्रेशर हम लोग वर्ल्ड के ऊपर देख रहे हैं, ये जो कॉन्टीन्यूसली पूरे ग्लोब को ही मतलब अंडर अपने इन्फ्लुएंस रखा हुआ है। पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है कि किस तरह से मानसून की हम लोग प्रेपरेशन करेंगे, और बजट की डिबेट्स भी हो रही हैं, जून में बजट भी पास हो गया है।
की इलेक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो वो यूके, कनाडा में अपकमिंग जो इलेक्शंस हैं ना वो भी होने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट और वॉर रिमेन अ डोमिनेंट ग्लोबल नैरेटिव। ये जो है ना वो ग्लोबल नैरेटिव बना हुआ है कि किस तरह से एआई की बात हो रही है, क्लाइमेट से के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, और वॉर्स कहाँ कहाँ पे और किन के दरमियान में चल रही हैं, और उनका सीज़ फायर हुआ है या जो भी उनके एग्रीमेंट्स और उनकी डिबेट्स या जो भी निगोसिएशन हैं क्या वो चल रही हैं या नहीं चल रही। तो ये था हमारा 2025 का वर्ड इन व्यू मई मंथ का। ठीक है, अगर आप लोग हिस्ट्री विद नादिया के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियोस मिलती हैं, मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ, पोस्ट भी करती हूँ, और इसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड भी वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। आप लोग मुझे यूट्यूब, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, सेम पेज है हिस्ट्री विद नादिया। काइंडली आप लोग अगर इसके ऊपर कनेक्टेड रहेंगे तो करंट अफेयर आप लोगों का अच्छा तैयार हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को मैंने कवर किया है, मिडिवल हिस्ट्री को हम लोगों ने उठाया है, और इसके बाद हम लोग कोई नेक्स्ट अच्छी सी हिस्ट्री करेंगे ताकि आप लोगों को कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में वो हेल्प आउट कर सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।